नमस्ते। आज हम एक खास जगह के बारे में मिली जानकारी पर गौर करने वाले हैं। ये जगह है भैंसवा माता गांव। हाँ, जो मध्य प्रदेश के मालवांचल क्षेत्र में है। जी, राजगढ़ जिले की सारंगपुर तहसील में, जैसा कि स्रोत हमें बताते हैं। और देखिए, ये स्रोत जो है ना, ये इसे सिर्फ एक गांव की तरह नहीं देखता। अच्छा, किस तरह से देखता है? इसे भक्ति, संस्कृति और प्रकृति का एक, कहना चाहिए कि एक संगम मानता है। भक्ति, संस्कृति, प्रकृति, तीनों का संगम। बिल्कुल। तो आज हमारा काम है कि हम इस जानकारी को थोड़ा खोलें, इसकी परतें देखें और समझें कि भाई स्रोत के हिसाब से ये जगह इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। सही कहा। स्रोत ने तो इसे पवित्र धरती तक कहा है। जी। तो चलिए देखते हैं कि इस जानकारी में ऐसा क्या खास है। हम यहाँ के जो मुख्य आकर्षण हैं, जो खासियतें हैं, और वहाँ के जीवन के बारे में बात करेंगे, मतलब जैसा हमें इन स्रोतों से पता चला है। हाँ, और ये विश्लेषण पूरी तरह से जो हमें सामग्री मिली है उसी पर आधारित होगा। हाँ, बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं उस चीज से जो शायद इस गांव की सबसे बड़ी पहचान है। आप शायद वो ऊंची पहाड़ी पर बने माता बिजासन मंदिर की बात कर रहे हैं। बिल्कुल वही। स्रोत बताता है कि ये मंदिर गांव के एकदम केंद्र में है, न सिर्फ लोकेशन के हिसाब से बल्कि लोगों की आस्था के केंद्र में भी। दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं यहाँ दर्शन के लिए। तो ऐसा नहीं लगता कि ये कोई बस एक स्थानीय मंदिर हो। इसका महत्व काफी ज्यादा बताया गया है। और इसी महत्व का एक बड़ा सबूत है वो माघ पूर्णिमा पर लगने वाला मेला। स्रोत इस पर काफी जोर देता है। हाँ, और ये कोई छोटा मोटा मेला नहीं है। कहा गया है कि ये पूरे 1 महीने तक चलता है। 1 महीना? जी, 1 महीना। जरा सोचिए, मतलब 1 महीने तक चलने वाला धार्मिक उत्सव, इसका पैमाना कितना बड़ा होगा। 1 महीने की अवधि, ये वाकई असाधारण है। ये दिखाता है कि उस स्थान का कितना गहरा सांस्कृतिक और धार्मिक प्रभाव है। मतलब ये सिर्फ एक पूजा पाठ का मौका नहीं है। हाँ, ये एक बहुत बड़ी सामाजिक और शायद आर्थिक गतिविधि भी बन जाती होगी जो पूरे समुदाय को इतने लंबे समय तक जोड़े रखती है। सही। इस तरह के जो आयोजन होते हैं ना, वो अक्सर स्थानीय पहचान को बहुत मजबूत करते हैं और दूर दूर से लोगों को खींच लाते हैं। और यहाँ एक और दिलचस्प बात पता चलती है। स्रोत में एक जिक्र है कि आज से कोई लगभग 1 दशक पहले तक ये मेला सिर्फ धार्मिक नहीं था। अच्छा, और क्या था? ये पशु मेले के रूप में भी बहुत मशहूर था। ओह, पशु मेला भी। हाँ, मतलब तब तो यहाँ व्यापार और आस्था दोनों का संगम होता होगा। ये जानकारी तो बहुत अहम है। मेले के रूप में ये बदलाव आना, मतलब पशु व्यापार वाले पहलू का कम हो जाना या शायद खत्म हो जाना, ये कई तरफ इशारा कर सकता है। जैसे हो सकता है ये स्थानीय अर्थव्यवस्था में जो बदलाव आ रहे हैं उनका संकेत हो सकता है खेती के तरीके बदल गए हों, या पशुपालन का महत्व वैसा ना रहा हो जैसा पहले था। या ये भी हो सकता है कि किस समुदाय की प्राथमिकताएं बदल गई हो। बिल्कुल। हो सकता है अब धार्मिक या सांस्कृतिक पहलू पर ज्यादा जोर हो। हाँ, ये भी संभव है। देखिए, बिना और जानकारी के पक्के तौर पे तो कुछ कह नहीं सकते। सही बात है। लेकिन स्रोत का ये बताना कि पहले यहाँ पशु मेला भी लगता था, ये सोचने पर मजबूर करता है कि समय के साथ इस पवित्र स्थल से जुड़े जो रीति रिवाज हैं, गतिविधियां हैं, वो कैसे बदल सकती हैं। ये दिखाता है कि परंपराएं कोई पत्थर की लकीर नहीं होती, उनमें भी धीरे धीरे बदलाव आते हैं। ये पहलू उस संगम वाली बात को थोड़ा और पेचीदा बना देता है ना? सही कहा। हाँ। अच्छा, स्रोत मंदिर के मैनेजमेंट के बारे में भी कुछ बताता है। अच्छा, प्रबंधन। हाँ, इसका संचालन एक ट्रस्ट समिति करती है और इसमें कुल 27 सदस्य हैं। 27 सदस्य? काफी बड़ी समिति है। हाँ, जिनमें से 11 तो शासकीय पदेन सदस्य हैं और 16 अशासकीय सदस्य। अच्छा, शासकीय पदेन सदस्य मतलब? वो लोग जो अपने सरकारी पद की वजह से समिति में हैं। हाँ, शायद जैसे स्थानीय प्रशासन के अधिकारी वगैरह। और अशासकीय मतलब समुदाय के प्रतिनिधि या गैर सरकारी लोग। बिल्कुल। और स्रोत ये भी बताता है कि जिला कलेक्टर जो हैं वो इस समिति का अध्यक्ष होते हैं। अरे, जिला कलेक्टर खुद अध्यक्ष? जी। ये संरचना, ये अपने आप में काफी कुछ कहती है। शासकीय और अशासकीय सदस्यों का ये मेल और कलेक्टर का अध्यक्ष होना, ये दिखाता है कि स्रोत के अनुसार ये मंदिर सिर्फ एक पूजा की जगह नहीं है। ये एक महत्वपूर्ण स्थानीय संस्थान है जिसका प्रशासन और स्थानीय शासन के बीच एक गहरा तालमेल है। हाँ, ये बात तो है। ये मंदिर के सामाजिक और प्रशासनिक वजन को दिखाता है। कलेक्टर की अध्यक्षता से शायद ये भी सुनिश्चित होता होगा कि मंदिर का प्रबंधन ठीक से चले
और इसे स्थानीय विकास की योजनाओं से भी जोड़ा जा सके। सही। तो ये शासन, समुदाय और आस्था के बीच एक औपचारिक रिश्ता बनाता है। तो ये तो हुई माता बिजासन मंदिर और उससे जुड़े मेले की बात, जो गांव की एक बड़ी पहचान है। लेकिन स्रोत ये भी कहता है कि यहाँ और भी महत्वपूर्ण आध्यात्मिक स्थल है। अच्छा, और क्या है? उसी पहाड़ी पर जहाँ माता मंदिर है, उससे करीब 1 किलोमीटर दूर गोरखनाथ बाबा का अखाड़ा है। गोरखनाथ? ओह, नाथ संप्रदाय का एक महत्वपूर्ण केंद्र। स्रोत से कैसे बताता है? स्रोत कहता है कि ये अखाड़ा तप, ध्यान और शक्ति का प्रतीक है। मतलब ये जगह साधना और आत्म अनुशासन से जुड़ी हुई लगती है। ये तो बड़ा दिलचस्प है। एक ही पहाड़ी पर देवी माँ का शक्तिपीठ, हाँ, और साथ में गोरखनाथ का अखाड़ा। ये तो आध्यात्मिकता के दो अलग अलग पर फिर भी एक दूसरे को पूरा करने वाले आयामों को एक साथ ले आता है। कैसे? देखिए, एक तरफ तो भक्ति है, माँ की शक्ति में विश्वास है, और दूसरी तरफ योग, तपस्या और अपनी अंदरूनी शक्ति की साधना है। तो स्रोत यहाँ एक ऐसे आध्यात्मिक माहौल की तस्वीर बना रहा है जो सिर्फ एक धारा तक सीमित नहीं है, बल्कि उसमें विविधता है। और ये विविधता यहीं खत्म नहीं होती। स्रोत एक और अनोखे मंदिर का जिक्र करता है। एक और? कौन सा? हनुमान जी का मंदिर। और ये मंदिर गांव के बीचों बीच एक तालाब है, उसके ठीक बीच में बना हुआ है। तालाब के बीच में? अरे वाह, ये तो कल्पना में ही बहुत सुंदर लग रहा है। बिल्कुल। स्रोत सुबह के नज़ारे का वर्णन भी करता है। तालाब का शांत पानी, उस पर पड़ती सूरज की पहली किरणें और मंदिर से आती आरती की धीमी धीमी आवाज। एक बहुत ही शांत और भक्तिमय माहौल की तस्वीर बनती है। अगर हम इन तीनों जगहों को एक साथ देखें, पहाड़ी पर माता मंदिर जो शक्ति का प्रतीक है, हाँ, उसी पहाड़ी पर गोरखनाथ अखाड़ा यानी तप और साधना, और गांव के दिल में तालाब के बीच हनुमान मंदिर जो भक्ति और सेवा का प्रतीक है। हाँ। तो स्रोत एक बहुत ही संतुलित और कह सकते हैं कि बहुआयामी आध्यात्मिक ताना बाना बुनता हुआ दिखता है। सही। माता मंदिर मुख्य केंद्र है आस्था का, अखाड़ा उसमें अनुशासन और साधना का तत्व जोड़ता है, और हनुमान मंदिर भक्ति को गांव की रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ता है। हाँ। तालाब के बीच होना उसे प्रकृति और दैनिक जीवन से और भी गहराई से जोड़ देता है। ये दिखाता है कि स्रोत के मुताबिक यहाँ की आस्था सिर्फ मंदिरों की दीवारों तक ही नहीं है, बल्कि वो जीवन के अलग अलग पहलुओं में रची बसी हुई है। ये वाकई एक मुकम्मल तस्वीर सी लगती है। लेकिन स्रोत सिर्फ मंदिरों और अखाड़ों की ही बात नहीं करता। नहीं, और क्या कहता है? वो आसपास की प्रकृति और गांव के जीवन का भी जिक्र करता है। हाँ। क्योंकि अक्सर ऐसी जगहों का महत्व सिर्फ इमारतों से नहीं बनता, बल्कि उनके पूरे माहौल से बनता है। प्रकृति के बारे में क्या बताया गया है? स्रोत बताता है कि जिस पहाड़ी पर मंदिर और अखाड़ा है, वो लाखों पेड़ पौधों से ढकी हुई है। लाखों? हाँ, इतनी हरियाली है कि वो जगह किसी पर्यटन क्षेत्र जैसी महसूस होती है। ऐसा लिखा है? हाँ, मतलब ये सिर्फ कोई सूखी बंजर पहाड़ी नहीं है, बल्कि एक हरी भरी जीवंत जगह है। ये वर्णन बहुत महत्वपूर्ण है। ये दिखाता है कि स्रोत के अनुसार प्रकृति यहाँ सिर्फ एक बैकग्राउंड नहीं है, वो उस जगह के आध्यात्मिक और सौंदर्य अनुभव का एक जरूरी हिस्सा है। हरियाली और शांत वातावरण ये यकीनन भक्तों और आने वालों के अनुभव को अच्छा बनाते होंगे। और सिर्फ पेड़ पौधे ही नहीं, स्रोत वन्य जीवों का भी जिक्र करता है। वन्य जीव भी? जैसे नीलगाय, जिन्हें शायद वहां रोजड़ा कहते हैं। हाँ, रोजड़ा जी। और हिरणों के झुंड, ये अक्सर देखने को मिल जाते हैं। वन्य जीवों का होना ये उस जगह के प्राकृतिक स्वास्थ्य का भी संकेत है, और शायद ये भी कि वहां मानवीय दखलंदाजी कम है। हाँ, हो सकता है। ये उस पवित्र धरती वाले विचार को और मजबूत करता है, जहां प्रकृति अपने सहज रूप में है। ये उस सामंजस्य की ओर इशारा करता है जिसकी बात स्रोत बार बार कर रहा है। और इसी प्रकृति के बीच रहने वाले लोगों का भी वर्णन है। स्रोत कहता है कि यहाँ के लोग सरल हैं, सच्चे हैं और मेहनती किसान हैं। खेतीबाड़ी ही उनका मुख्य काम है, और वे भक्ति और भाईचारे के साथ अपनी जिंदगी जीते हैं। अच्छा, तो यहाँ हम उस संगम के तीसरे पहलू पर आते हैं, लोगों का जीवन, उनकी जीवन शैली। स्रोत प्रकृति, आस्था और आजीविका को कैसे जोड़ता है? क्या ये कोई संघर्ष की तस्वीर है या तालमेल की? स्रोत तो पूरी तरह से तालमेल, सामंजस्य की ही तस्वीर पेश करता है। ऐसा लगता है कि लोगों का जीवन उनकी आस्था और उनके आसपास के माहौल से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। वो प्रकृति के करीब रहते हैं, उसी से अपनी रोजी रोटी खेती पाते हैं, और उनका जो सामाजिक जीवन है वो भक्ति और आपसी सहयोग पर आधारित बताया गया है।
पहाड़ी, तालाब, खेत, जंगली जानवर, ये सब जैसे उनके जीवन का हिस्सा है। तो स्रोत के अनुसार यहाँ एक ऐसा चक्र दिखता है जहाँ प्रकृति आस्था को पोषण देती है। हाँ, आस्था लोगों के जीवन और उनके आपसी रिश्तों को दिशा देती है। सही। और लोगों की आजीविका यानी खेती उन्हें जमीन और प्रकृति से जोड़े रखती है। ये एक आदर्श तस्वीर है जहाँ जीवन के अलग अलग पहलू बटे हुए नहीं हैं बल्कि एक दूसरे में गुथे हुए हैं। खेती पर निर्भरता समुदाय को जमीन से जोड़े रखती है और ये जुड़ाव शायद उनकी भक्ति को और भी गहरा बनाता होगा। ये जो वर्णन है ना, सरल, सच्चे, मेहनती किसान, हाँ। ये भी इसी सामंजस्य वाली तस्वीर का हिस्सा लगता है। तो अगर हम इस सारी जानकारी को एक साथ देखें, ऊंची पहाड़ी पर माता बिजासन का भव्य मंदिर, हाँ, 1 महीने तक चलने वाला विशाल मेला जी, जिसका रूप समय के साथ बदला भी है, उसी पहाड़ी पर तप और साधना का केंद्र गोरखनाथ अखाड़ा, जी, गांव के तालाब के बीच में हनुमान मंदिर, हाँ, चारों ओर फैली प्राकृतिक सुंदरता, पेड़ पौधे, वन्य जीव, बिल्कुल, और इन सब के बीच रहने वाले सरल, मेहनती, भक्तिमय किसान। स्रोत इन सबको मिलाकर एक सूत्र में पिरोता है। हाँ, और वो सूत्र है भक्ति, संस्कृति और प्रकृति का संगम। स्रोत भैंसवा माता गांव को सिर्फ नक्शे पर एक बिंदु की तरह नहीं देख रहा, नहीं, इसे एक ऐसे जीवंत अनुभव के रूप में पेश किया गया है जहां आस्था के अलग अलग रूप, मतलब माता, हनुमान, गोरखनाथ, समुदाय यानी मेला, भाईचारा, सादा जीवन, शासन जैसे मंदिर ट्रस्ट की संरचना, और प्रकृति यानी पहाड़ी, तालाब, वन्य जीव, खेती, ये सब एक दूसरे से बहुत खूबसूरती से जुड़े हुए लगते हैं। हाँ, ये जुड़ाव साफ दिखता है। स्रोत के नजरिए से यही सब चीजें मिलकर इस गांव के अनोखे चरित्र को बनाती हैं। ये एक ऐसी जगह की छवि बनाता है जहां आध्यात्मिकता सिर्फ पूजा पाठ तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वो जीवन जीने का एक तरीका है। स्रोत में एक लाइन है जो इस भाव को बहुत अच्छे से पकड़ती है। कौन सी? जहां माता की शक्ति, हनुमान की भक्ति और गोरखनाथ की तपस्या मिले, वहीं सच्चा तीर्थ जन्म लेता है। वाह, बहुत खूब। तो इस सब का मतलब क्या निकलता है फिर? मतलब ये निकलता है कि स्रोत के अनुसार भैंसवा माता की असली पहचान किसी एक मंदिर या मेले में नहीं है, बल्कि इन सभी तत्वों के आपसी तालमेल और सामंजस्य में है। ये एक ऐसी जगह की तस्वीर पेश करता है जहां रोजमर्रा की जिंदगी, काम धंधा, प्रकृति और गहरी आस्था सब एक साथ मिलकर चलते हैं। एक आदर्श मिश्रण जैसा। हाँ, बिल्कुल। ये दिखाता है कि कैसे आस्था लोगों के जीवन, उनके समुदाय और उनके पर्यावरण के साथ पूरी तरह से घुल मिल सकती है। कम से कम स्रोत हमें यही बताना चाहता है। ये एक आदर्श स्थिति का चित्रण है। ये वाकई एक बहुत आकर्षक और शांत तस्वीर है जो स्रोत हमारे सामने रखता है। आस्था, प्रकृति और दैनिक जीवन के बीच एक गहरा सहज तालमेल। लेकिन फिर भी एक सवाल मन में आता है। क्या सवाल? ये जो स्रोत ने मेले के बदलते स्वरूप का जिक्र किया था, हाँ, खासकर वो पशु मेले वाले पहलू के कम होने का, हाँ, क्या वो इस आदर्श तस्वीर के पीछे चल रहे कुछ सूक्ष्म बदलावों की ओर इशारा करता है? क्या यह संकेत है कि वक्त के साथ ऐसी गहरी जड़ें जमाए स्थानों में भी आर्थिक या सामाजिक प्राथमिकताएं बदल सकती हैं? ये एक बहुत महत्वपूर्ण अवलोकन है। स्रोत मुख्य रूप से तो सामंजस्य और स्थिरता पर ही ध्यान केंद्रित करता है। हाँ, ज्यादातर वही है। लेकिन ये छोटा सा विवरण, मेले का बदलना, हमें याद दिलाता है कि कोई भी जगह समय के असर से अछूती नहीं रहती। सही बात है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इस भक्तिपूर्ण शांत तस्वीर के परे और कौन सी परतें या कहानियां हो सकती हैं जिनके बारे में हमें इस स्रोत से पता नहीं चलता। हाँ, शायद बदलते समय के साथ आजीविका के साधन बदल रहे हों या बाहरी दुनिया का असर पड़ रहा हो, कौन जाने। बिल्कुल। ये स्रोत हमें खास नजरिया तो देता है, पर यह जरूरी नहीं कि यही पूरी कहानी हो। ये हमें भैंसवा माता गांव की एक गहरी छाप तो देता है, पर साथ ही ये जिज्ञासा भी जगाता है कि इस तस्वीर के और कौन-कौन से पहलू हो सकते हैं। सही कहा। खैर, आज के लिए इस जानकारी का विश्लेषण यहीं तक रखते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे किसी और विषय पर एक नई चर्चा के साथ। जरूर। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।